हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और टेंथ क्लास फाइनल एग्ज़ाम का आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रहे होंगे और आपको 2026 में एक बेस्ट रिजल्ट टेंथ क्लास की देनी है। और इसके लिए एकदम जी जान से लगन से आप लोग मेहनत करिए और एक अच्छा रिजल्ट दीजिए। और प्रयास कभी भी असफल नहीं जाता है। अगर आपका प्रयास अगर सही रहा तो आप लोग का अगर प्रयास सही रहा तो हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट 2026 में देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग के बीच में ये हम लोग का जो सेशन है केमिस्ट्री के एनसीईआरटी टॉपिक, हम आप लोग को बोले थे कि एनसीईआरटी का जो हम लोग को बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी जो बिहार सरकार का जो बुक है, हम लोग का एनसीईआरटी जो बुक है, इस बुक के अंतर्गत बिहार सरकार जिससे हम लोग को क्वेश्चन सेट करेगा, ये सारे के सारे आप लोग को टॉपिक देखिए, हम सारे के सारे दिखाने वाले हैं और आप लोग को समझाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आप लोग को हम इस सेशन को समझाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं और आप लोग हमारे साथ लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा। और ऐसे तो आप लोग ये सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे, लेकिन आपको एक बार अपने नज़र से देख लेना है और सुन लेना है कि एनसीईआरटी में है क्या। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि चैप्टर का नाम ही है केमिस्ट्री। यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, ये बातें हम लोग को चैप्टर का नाम ही है और इसमें हम लोग को देखना है बातें। देखिए एनसीईआरटी का हम लोग चैप्टर नंबर 1 का सारा स्लाइड यहाँ पे लिए हुए हैं, सारे स्लाइड में आप लोग को दिखाएंगे और समझाएंगे। रासायनिक समीकरण का बात है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बात लिखा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि गर्मी के महीना में अगर हम रूम के अंदर दूध को अगर खुला छोड़ देते हैं तो वो दूध क्या होता है, वह दूध हम लोग का ना हीट हो जाता है, क्या होता है, गर्म हो जाता है। दूध हम लोग का ना क्या होता है बाबू, गर्म हो जाता है। तो ये हम लोग के एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम में पूछ लेगा कि जब हम लोग दूध को गर्मी के दिन में कमरे के अंदर छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो दूध हमारा गर्म हो जाता है या दूध फट भी जाता है। तो उस प्रकार बताइए कि कौन क्या है सर, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हम लोग को क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। एक बात और है, कमरे का ताप जो है, रूम का टेम्परेचर होता कितना है, हम लोग के कमरे का जो ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है बाबू, 27 डिग्री सेल्सियस होती है। जो कमरे के जो ताप होता है वह 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगला बात है यहाँ पे है कि लोहे का तवा, देखिए लिखा है लोहे का तवा या तसला यहाँ पे है, या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। यानी कि लोहा का तावा हो या तसला हो, ठीक ना, या कील हो, कोई लोहा का कील हो, उसे आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो क्या होगा बताइए। अगर उस पर जंग लगना स्टार्ट होगा, उसका ऑक्सीकरण होना चालू होगा, और जब ऑक्सीकरण होगा तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट अगला लाइन है यहाँ पे कि अंगूर का किण्वन, अंगूर आप लोग देखते हैं ना, जो हम लोग को ग्रेप्स होता है सर, ग्रेप्स है अंगूर, उसके अंदर के जो पल्प होते हैं, अंगूर के जो अंदर का पल्प होता है जिसे हम लोग, ठीक है ना, मेलेसिस बोलते हैं। क्या कहते हैं, मेलेसिस कहते हैं, मेलेसिस, मेलेसिस बोलते हैं, मेलेसिस बोलते हैं, या जूस कहिए आप, ठीक है ना, उसके अंदर के जो पल्प होता है जिसे जूस बनाया जाता है, मेलेसिस होता है। जो उसमें रस होता है, क्या होता है, रस होता है। तो उसको हम लोग धूप के अंदर क्या करते हैं, धूप के अंदर गर्म करते हैं, किण्वन किया जाता है। तो वह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन करना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगला है यहाँ पे भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन होना, बताइए भोजन का पाचन होना को एक क्या है, हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन, हमारा शरीर जो है भोजन को क्या करता है, पचा लेता है। हम लोग के आमाशय के अंदर बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करता है। कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो एंटासिड भी, नहीं नहीं, हम लोग को एसिडिटी हो जाता है, और एसिडिटी को ठीक करने के लिए एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, एंटासिड का प्रयोग करते हैं, एंटासिड को हम लोग लेते हैं। हम लोग जब श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे द्वारा जो लिया गया श्वसन होता है, ऑक्सीजन होता है, वो हमारे ग्लूकोज को तोड़ने में सहायता करता है।
तो हम लोग यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो आप लोग को हम इस स्लाइड में देखा है कि जैसे गर्मी में कमरे के ताप पे दूध का खुला छोड़ देना रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। लोहा का तवा है, तसला हो, कील हो, आर्द्र वायु में खुला छोड़ देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। इसके अलावा अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पाचन होना, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम लोग सांस लेते हैं, एक प्रकार की क्या है, सारे के सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में एक यहाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है, ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछ लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैग्नीशियम हम लोग के जो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, अगर उसे वायु में हम लोग दहन कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, क्या बनती है बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। और इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह मैग्नीशियम होता कैसे है, सफ़ेद या वाइट कलर का, यह सफ़ेद होती है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और जब इसको दहन कराते हैं तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को मतलब प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग को प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का देखिए सिंबल भी दिया है। यह हम लोग को मैग्नीशियम को यहाँ पर देखिए जला रहे हैं, यह हम लोग को व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला स्लाइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप देखा होगा कि एक चमकदार लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत, ठीक ना, और यह हम लोग को जो है एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो हम लोग एक सफ़ेद चूर्ण में, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है ये हम लोग को सफ़ेद चूर्ण में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, एक वाइट पीपीटी में परिवर्तित हो जाती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण होता है वायु में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच में होने वाली जो अभिक्रिया है ये हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऊपर के क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण के सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि आप लोग कैसे कहिएगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी लिखा है कि अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना या उत्सर्जन होना, उसके तापमान में परिवर्तन होगा। ये सब हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होगा तो ऐसी घटनाएं हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। आ रहा है बात समझ में, कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसके अवस्था बोले तो हो सकता है कि वह ठोस में हो और परिवर्तित होकर किस में आ जाता है, द्रव के अंदर हो जाता है। हो सकता है कि द्रव के अंदर हो और परिवर्तित होकर किस में चला जाएगा, गैस के अंतर्गत चला जाएगा। तो हम लोग के जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है। हो सकता है कि वहाँ से गैस का उत्सर्जन हो रहा हो, निकल रहा हो, तापमान भी बदल सकता है, तापमान में परिवर्तन होता है। ये सारी घटनाएं हम लोग को देखने को मिलती है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है स्लाइड में, यहाँ पे है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए अगर रासायनिक समीकरण करने के बात किया जाए, रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो आप लोग को देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण में एक लाइन देखिए आप लोग को समझा देते हैं। रासायनिक समीकरण में जैसे या तो कोई हम लोग का, ठीक ना, परमाणु भाग लेता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कर दिए, जब यही हाइड्रोजन अणु के रूप में होगा, H2 के रूप फॉर्म में होगा, ये हम लोग का अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। ये हम लोग का अणु हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण में या तो हमें कोई परमाणु भाग लेगा या तो कोई हमें अणु भाग लेता है, ठीक ना। तो हमें रासायनिक समीकरण का बात करना है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो किसी, यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में, जैसे बहुत सारा अभिक्रिया आप लोग को अभी समझा रहे थे कि अभिक्रिया क्या क्या होता है, ठीक ना। जैसा अंगूर का किण्वन होना, कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देना, वो भी एक प्रकार की अभिक्रिया है। लोहा में जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण का बात चल रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण है कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले मैग्नीशियम है
ऑक्सीजन है। अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, उन अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, चाहे वह अणु के रूप में रहे, चाहे वह अणु के रूप में रहे या चाहे वह परमाणु के रूप में रहे, ठीक है ना, या अणु के रूप में रहे या परमाणु के रूप में रहे, अगर उनको हम संकेत और सूत्र के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए शब्द के रूप में लिखा गया, यहाँ लिखा हुआ है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है। मान लो अगर हम शब्द के रूप में लिखें तो वहाँ उसका विवरण बहुत लंबा होगा। अगर इसे संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें हम तो उसे हम लोग संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो उसे शब्द या समीकरण के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए शब्द के रूप में लिखा हुआ है, जो ए लाइन जो लिखा हुआ है शब्द के रूप में लिखा हुआ है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को अभिकारक में जो अभिकारक के रूप में जो भाग लेने वाले तत्व होंगे, क्या होंगे, तत्व होंगे, या कोई भी अणु होगा, क्या हो, कोई अणु होगा, उसे हम लोग संकेत के रूप में लिखें और उसमें बनने वाले उत्पाद को भी संकेत के रूप में लिखा जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या तत्वों को संकेत के रूप में लिखा जाता है तथा उसके बाद बनने वाले उत्पाद को भी संकेत के रूप में लिख दिया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हो बाबू, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि देखिए मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। अगर अभिकारक उत्पाद का बात अगर करें तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक होता है और जो अभिक्रिया के बाद बनता है उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक और जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद के नाम से उसको जानते हैं। अभिकारक और उत्पाद के बीच में देखिए एगो तीर के साइन यहाँ लगाया जाता है। अभिकारक को देखिए बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पाद को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। ये तरह रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका हो गए, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मिलेगा रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि शब्द समीकरण में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन को उनके माध्यम का मध्य एक तीर का निशान लगा होता है। अगर जब भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो हम उसके बाईं ओर अभिकारक लिखेंगे, दाईं ओर में क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे। यह हमारा दाईं ओर है प्रोडक्ट हो जाएगा, बाईं ओर क्या होगा, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेगा अभिकारक, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा उसे उत्पाद बोलेंगे, ठीक है ना। अगर अभिकारक के बीच में प्लस का मतलब क्या है, अभिकारक जब एक से अधिक अणु परमाणु अभिक्रिया में भाग लेगा, जैसे ए भाग ले लिया, बी भाग लिया, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और जब एक से अधिक उत्पाद भी बनेगा तो उनके बीच में प्लस का साइन लगेगा, ठीक ना, क्या लगेगा, प्लस का साइन। जैसे यहाँ पे आप लोग की ये बात बताएं कि जिसे अभिक्रिया के अंतर्गत यहाँ पे ए भी भाग ले रहा है, यहाँ पे एलिमेंट लिख के बताते हैं, जैसे कार्बन भाग लिया, प्लस में यहाँ ऑक्सीजन भाग लिया, तो एक से अधिक एलिमेंट भाग ले रहा है तो इनके बीच में प्लस का साइन लिखेंगे। और जब यहाँ पे एक से अधिक उत्पाद बनेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसके अलावा भी कोई और उत्पाद इसमें बनेगा तो यहाँ प्लस के साइन से उसे दर्शाएंगे। क्या करेंगे, प्लस के साइन से दर्शाएंगे। यहाँ पर वही बात है कि अभिकारक के बीचों में प्लस लिखते हैं, यानी कि जब अभिकारक के रूप में एक से अधिक अणु परमाणु भाग लेगा तो वहाँ पे बीच में प्लस, और इन्हें बाईं ओर, अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर। उसी प्रकार उत्पाद के बीच में भी प्लस, जब एक से अधिक उत्पाद बनेगा तो वहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे और उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है। रासायनिक समीकरण को लिखने में अभिकारक को हम लोग लिखते हैं बाईं ओर, उत्पाद को लिखते हैं दाईं ओर। एक से अधिक एक अभिकारक के रूप में एक से अधिक अणु परमाणु, एक से अधिक अणु और परमाणु, ठीक है ना, अणु और परमाणु भाग लेगा, एक से अधिक अणु परमाणु भाग लेगा तो उनके बीच में प्लस का साइन, और एक से अधिक उत्पाद भी बनेगा तो उनके बीच में प्लस का साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को हम लोग दाईं ओर लिखते हैं और बीच में यहाँ पर तीर के साइन भी लिखा जाता है। बीच में क्या करते हैं, आप तीर का साइन भी लिखते हैं। अगर इस तरह से लिखने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे संतुलित समीकरण की बात कर रहा है कि अगर दोनों तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होगा तो संतुलित समीकरण बोलेंगे, अगर समान नहीं रहेगा तो असंतुलित समीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए अगर समीकरण हम लोग को संतुलित मिलेगा तो अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद का द्रव्यमान बराबर मिलेगा।
क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। अगर समीकरण हम लोग को संतुलित नहीं मिलेगा, जैसे मैग्नीशियम के एक अणु है, इधर मैग्नीशियम के एक अणु है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का चेक करिए, ऑक्सीजन का एक अणु इस तरफ है लेकिन यहाँ दो अणु है, तो समीकरण संतुलित नहीं है। और जब समीकरण संतुलित नहीं है तो इसका द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर प्राप्त नहीं होंगे, बराबर प्राप्त नहीं होंगे। एक संतुलित समीकरण का क्या महत्व होता है, एनसीईआरटी में दिया है कि संतुलित समीकरण का क्या महत्व होता है। तो साफ साफ लिखा है कि आप 9वीं कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, ठीक है ना, बल्कि ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्व कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल के द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम पढ़ चुके हैं हम लोग कि जब अभिक्रिया होती है सर, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का पहला महत्व यही है कि अभिकारक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक, अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो होते हैं उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर प्राप्त होते हैं। अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर प्राप्त होते हैं। यह संतुलित समीकरण का सबसे बड़ा महत्व है कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम देखने के लिए मिलता है। संतुलित समीकरण में जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान प्राप्त होगा। यहाँ पे जैसे लिखा भी है क्रियाकलाप के अंतर्गत, जैसे जिंक है, इसको अभिक्रिया कराने सल्फ्यूरिक अम्ल से तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ सिंबल के रूप में भी लिखा है कि जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक जो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, बनेगा यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। और इसको हम लोग संतुलित कराने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीकाएं हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है। पहले तो हमको लिख लेना है कि अभिकारक में कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं और उनकी संख्या कितनी है, उत्पाद में कौन कौन से तत्व भाग लिए उनकी संख्या कितनी है, दोनों संख्या को लिख लेंगे, तब उसको बैलेंस करेंगे। मान के चलिए हमको यहाँ पे बैलेंस करनी है, जैसे यहाँ पे आयरन है, जल है, जल से रिएक्ट होने के बाद में बना रहा है फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, प्लस में हाइड्रोजन बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। देखिए जो अकेले होता है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले है, आयरन यहाँ पे अकेले है, जो अकेले रहता है उसको लास्ट में बैलेंस करते हैं, अंत में संतुलित करेंगे। जैसे यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन है, और यहाँ फेरिक ऑक्साइड ठीक ना, Fe3O4 के अंतर्गत भी क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसको हमको बैलेंस करना, संतुलित करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आयरन भी अकेले है, हाइड्रोजन भी अकेले हैं, और यहाँ पे जो अकेले है तो इसमें कितना से भी गुना कर देंगे तो लास्ट में वो बैलेंस हो जाएगा। जो कभी भी किसी से जुड़ा रहता है तो उसको सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। दूसरा बात, और जो कब विषम संख्या में, जैसे आयरन की संख्या देखिए 3 मिल रहा है, Fe3 मिल रहा है ना, कभी भी आप विषम संख्या, कोई की विषम संख्या देखिए तो वहाँ 2 से गुना करके ओकरा सम बनाइए। पहले तो इसमें 2 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पे आयरन 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका 8 हो जाएगा। तो जल के अंतर्गत में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, H2O के पहले 8 लगा देंगे, यहाँ पे 8 लगा देंगे। और बाकी आपको जो हाइड्रोजन के पहले भी यहाँ पे 8 लगाना होगा, इस हाइड्रोजन में 8 लगा देंगे, ये सारे के सारे फिर बैलेंस हो जाएंगे। आप लोग बैलेंस करके देख लीजिएगा, ठीक ना, इसको बैलेंस करके आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, ठीक है ना। यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, आगे के स्लाइड में ना यहाँ पे देखिए बैलेंस किया हुआ है, इसको देखिए यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बैलेंस करके संतुलित करके दिखाया है ना, यहाँ पे देखिए बैलेंस करके इसको दिखाया है, तो बैलेंस करके दिखाया है। आप अपने तरीका से भी बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से बैलेंस करनी है। कभी भी जो अकेले रहता है उसको लास्ट में बैलेंस करते हैं, जो बीच में जुड़ा होता है उसे पहले बैलेंस करते हैं, उसे पहले संतुलित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, पहले संतुलित करते हैं। और इस विधि को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी में कि इस प्रकार की विधि को हीट एंड ट्रायल का मतलब होता है जाँच एंड भूल विधि। पहले उसको जाँचिए, भूल जाइए, फिर जाँचिए कि कैसे संतुलित। देखो संतुलित के देखिए मतलब ये होता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या हो, बराबर हो, यानी कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर मिल जाए तो हम लोग को कह सकते हैं वो संतुलित समीकरण है। क्या संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट अगला स्लाइड में देखिए आप लोग को यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे अगला स्लाइड में यहाँ पे है कि हम लोग के भौतिक अवस्था के संकेत को लिखना। भौतिक अवस्था के संकेत यानी कि अगर हम कोई भी देखिए यहाँ पे लिखा है कि
संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। यानी कि पहले संतुलित समीकरण को जांच करने के लिए तरीकाएं हैं कि अभिकारक में कितना अणु परमाणु है, उत्पाद में कितना अणु परमाणु है, उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद उसमें गुना उना भी कर लिया जाता है, जोड़ भी दिया जाता है। आप चाहे तो जोड़ घटा के भी उसको संतुलित कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बात लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि जी, एल और एच के मतलब, अगर कोई अभिक्रिया के अंतर्गत में अगर कोई गैस है तो वहाँ पे उसके कोष्ठ में जी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम लोग को क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है बाबू, गैस। देखिए कोष्ठ में जी लिखा है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड हम लोग का ठोस होता है, कोष्ठ में देखिए एस लिखा है। जल, जल हम लोग का ना देखिए द्रव होता है, कोष्ठ में यहाँ पे क्या लिखा है, जी लिखा है। जी लिखा है मतलब यहाँ पे गैस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो सकता है जल का भाप हो, क्या हो, ये भाप के फॉर्म में हो। आयरन हम लोग का ठोस होता है, यहाँ पे एस लिखा है। यहाँ जल तो हम लोग को एक एल होना चाहिए। यहाँ पे जल के लिए कहा देखिए, गैस के लिए जी होता है और द्रव के लिए एल होता है, AQ होता है द्रव विलयन के लिए। यानी कि यहाँ पे H2O के लिए हम लोग H2O के लिए, जैसे H2O भाप रहेगा, भाप रहेगा तो जी लिख सकते हैं। H2O जब द्रव विलयन में रहेगा तो AQ लिख सकते हैं। और कोई ठोस रहेगा तो उसके कोष्ठ में क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस में होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में 340 एटीएम, ये कितना एटीएम है यहाँ पे, 340 एटीएम, और 340 एटीएम पे जब दहन कराया जा रहा है तब बन रहा है मिथाइल एल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है, मिथाइल एल्कोहल। तो एग्जाम में देखिए बहुत बारी पूछा है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा है, ठीक है ना, कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में जब दहन कराया जाता है कितने दाब पर, तो 340 एटीएम का मतलब होता है प्रेशर, दाब है। इतने दाब पर जब इसको हम लोग संकुलित कराते हैं तो संकुलित कराने के बाद में हमको प्राप्त होता है मिथाइल एल्कोहल बनता है। आप खाली याद रखिएगा कि मिथाइल एल्कोहल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन का दुगना अणु 2H2 चाहिए, और दाब कितना चाहिए, 340 एटीएम दाब। तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, मिथाइल एल्कोहल, CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, जिसे बूट्स एल्कोहल कहते हैं। और एक पीने लायक एल्कोहल नहीं होता है, एक खतरनाक एल्कोहल विषैला एल्कोहल होता है। नेक्स्ट अगला है, अगला अगला क्यू यहाँ पे नीचे ही बहुत, ये भी क्वेश्चन हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग के देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए हम लोग को क्या चाहिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसके साथ साथ क्लोरोफिल होता है, तब हम लोग को ग्लूकोज प्राप्त होती है। ग्लूकोज का अणु होता है C6H12O6, और ये हम लोग को एक्वस सोल्यूशन, यानी कि हम लोग को एक द्रव विलयन होती है ग्लूकोज का। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें ऑक्सीजन का 6 अणु प्राप्त होता है। प्लस में देखिए प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए हम लोग को जल का 12 अणु चाहिए, लेकिन बनता कितना है, हम लोग को 6 अणु उत्पाद के रूप में प्राप्त भी होता है, लेकिन चाहिए हमको 12 अणु चाहिए। जल का 12 अणु चाहिए, अब प्राप्त होता है 6 अणु। एग्जाम में पूछ सकता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जल का कितना अणु प्राप्त होता है, 6 अणु, लेकिन प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए जल चाहिए कितना, 12 अणु चाहिए, 12H2O चाहिए, प्राप्त होता है 6H2O। प्लस में प्रकाश संश्लेषण में देखिए 6CO2 प्लस में 12H2O, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ अभिक्रिया होती है तो प्राप्त होता है ग्लूकोज, प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में जल प्राप्त होती है। क्या होती है, जल प्राप्त होती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात और, क्लोरोफिल जो है हम लोग को, ये हम लोग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है बाबू, वर्णक। यह वर्णक होता है जिसमें ये पौधों को हरे रखने के काम करता है। प्लस में इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ, मैग्नीशियम जो रिबन है उसको साफ क्यों किया जाता है। जो मैग्नीशियम है ना, हवा में जलाने से पहले उसको हम लोग क्यों साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का जो परत होता है इसके ऊपरी परत पे ना यह हम लोग को क्या लग जाता है, एक अवक्षेप, मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है, हम साफ कर सकते हैं। मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ करने के कारण है कि जैसे मैग्नीशियम का जैसे ऐसा मतलब क्रिस्टल है, जब मैग्नीशियम का ऐसा मान लो कोई प्लेट है, धातु का ऐसा प्लेट है, मैग्नीशियम का प्लेट है, तो उसके ऊपरी सतह पे अवक्षेप जम जाएगा। क्या जम जाएगा, ऊपरी सतह पे, इसको ऊपरी सतह पे ऐसे अवक्षेप जम जाएगा, और अवक्षेप जम जाएगा चाहे मतलब ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत हो गया है, ऑक्सीजन का यहाँ पे स्तर ऐसे जमा हो गया।
अब इसको हम दहन कराएंगे तो दहन नहीं हो पाएगा जब तक इसको हम साफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए जब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो यह दहन के लिए बाधा उत्पन्न करेगा, यह दहन के लिए बाधा उत्पन्न करेगा, धीरे धीरे जलेगा। और जब इसको साफ कर देंगे तो धधक के जलेगा, एकदम जल्दी जल्दी जलेगा। क्या होगा? जल्दी जल्दी जलेगा। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को ठीक ना जलाने से पहले क्या किया जाता है? उसको साफ किया जाता है ताकि उसका ऑक्सीकरण प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाए और प्लस में उसमें जलने की क्षमता में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, जलने की क्षमता जो होगी उसमें वृद्धि हो जाए। नेक्स्ट बाकी एनसीईआरटी के जो है नीचे क्वेश्चन लिखा है वो संतुलित समीकरण करने वाला है, तो इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। दोनों के दोनों आपको संतुलित समीकरण नीचे भी पूछ रहा है कि संतुलित समीकरण कैसे करनी है। देखिए नेक्स्ट आगे यहाँ पे है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, ये आप लोग को समझाते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला हम लोग का रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। यह एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। चलिए आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण किया जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, एक कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। लिखा ना, यहाँ पे लिखा है कि बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जो है हम लोग का बाबू, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो बनाता है बुझा हुआ चूना बनाता है। जैसे यह कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब यह जल के साथ, ठीक है ना, जल के साथ अभिक्रिया करता है, जब यह जल के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है हमको बुझा हुआ चूना बनाता है। क्या बनाता है? बुझा हुआ चूना या चूने का पानी का निर्माण करता है। प्लस में इसके साथ साथ यहाँ ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा भी निकलता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिक या अणु परमाणु संयोजित होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करे, एक नए यौगिक का निर्माण करे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आपके एग्जाम में देखिए जब भी आप परिभाषा लिखिएगा तो रिएक्शन जरूर लिखिएगा। यह संयोजन अभिक्रिया का एनसीईआरटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कली चूना कहते हैं, लोग खैनी के साथ ना कैल्शियम ऑक्साइड को ही मिलाते हैं, ठीक है ना। जल के साथ इसको मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूना मिलेगा। एक कैल्शियम ऑक्साइड क्या है सर? बुझा हुआ चूना। प्लस इसके साथ यहाँ ऊष्मा निकल रहा है। जब ऊष्मा निकल रहा है तो कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा जब निकल रहा है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला बात समझाते हैं आपको। यहाँ लिखा है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चूने का पानी बोलते हैं। और ऐसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम लोग को एनसीईआरटी ऐसे घेर के हम लोग को बनाया है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं। कहते ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित जो बुझा हुआ चूना है, जो बुझा हुआ चूना है सर, बुझा हुआ चूना बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें लिखा भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो CaOH का होल 2 है। तो जो हम लोग का बुझा हुआ चूना है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका उपयोग ना दीवार की सफेदी करने में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दीवार की सफेदी करने में किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु जो हवा है, हवा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड से धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेती है, ठीक है ना। जब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब उस पर सफेदी करते हैं, मतलब आपका अगर घर का दीवार है और उस पर चूने के पानी का ऐसे सफेदी कर रहे हैं, सफेदी करेंगे तो सफेदी करने के बाद ना कुछ देर के बाद ना इसमें दीवारों में कुछ देर के बाद चमक आती है। दीवार के ऊपर कुछ देर के बाद क्या होती है? इसमें कुछ देर के बाद ना हम लोग को चमक आती है। कुछ देर के बाद दीवारों के ऊपर क्या होता है? चमक देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चूने का पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसे हम लोग संगमरमर बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर या संगमरमर बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसे चूना पत्थर या संगमरमर कहते हैं। यहाँ लिखा है यहाँ पे
कि वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, ठीक ना, 2-3 दिन बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और दीवारों पर चमक आ जाती है। कहा आती है? चमक आ जाती है, ठीक ना, चमक। दीवारों चमकने का कारण आप लोग जान गए कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी है और जब दीवारों के ऊपर जब इसको सफेदी किया जाता है तो CO2 से विक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, प्लस में इसमें जल भी मुक्त होती है। क्या होती है? जल भी मुक्त होती है। ये रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जैसे कोयले का दहन, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन होकर के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट अगला 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 स्लाइड है हम लोग का संयोजन अभिक्रिया देख रहे थे। आगे है यहाँ पे हम लोग का कि जैसे हाइड्रोजन है सर, ठीक ना, ऑक्सीजन के साथ जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ दहन के बाद ना जल का निर्माण करता है। क्या बनाता है? जल का निर्माण करता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व संयोग करके एक उत्पाद बनाता है तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व हो, ठीक ना, या कोई पदार्थ हो चाहे यौगिक हो, वो संयोग करके अगर उत्पाद बना रहा है, एकल उत्पाद बना रहा है, कैसे बना रहा है? एकल उत्पाद बना रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मीथेन है और मीथेन को हम दहन करा रहे हैं तो यहाँ CO2 प्लस में जल बन रहा है, प्लस में इसके साथ साथ ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है। जब ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है तो बताइए मीथेन का दहन कैसा अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जहाँ पे ऊष्मा निकलेगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक ना, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन के दहन के बाद CO2 प्लस में जल बनता है, प्लस में ऊर्जा मुक्त होती है, तो हम लोग का ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगला है कि क्या आप श्वसन कर रहे हैं, तो श्वसन कर रहे हैं तो वहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है ना, तो हम लोग का ना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। कहता जब हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में क्या होते हैं? टूटते हैं। जैसे चावल है, आलू है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा देती है और वहां से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। जब ऊर्जा प्राप्त हो रहा है तो हम लोग को ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ में हम लोग को, ऑक्सीजन के साथ में जब टूटता है, जब पर्याप्त मात्रा में टूटता है, पर्याप्त मात्रा में टूटेगा तो हम लोग को यहाँ से ATP भी प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, प्लस में CO2 जल प्राप्त होता है, ठीक है ना, CO2 प्लस में जल प्राप्त होती है। देखिए नेक्स्ट अगला है कि साग सब्जी जो है ना, साग सब्जी का विघटन होना, कंपोस्ट बनना। साग सब्जी है, उनके छिलका हो गए, उनका विघटन होना तथा विघटन कंपोस्ट का मतलब सड़ना गलना होता है। वो भी हम लोग को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि साग सब्जियों का विघटन होना, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट अगला 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 आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे। जैसे वियोजन अपघटन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? चलिए आप लोग को बताते हैं यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। हम लोग संयोजन देख रहे थे, अब यहाँ वियोजन देखते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो फेरस सल्फेट होता है सर, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के जो हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे फेरस सल्फेट का बात करें, वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना, वियोजन अभिक्रिया देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट है, ठीक है ना, और यह फेरस सल्फेट है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं, ऊष्मा की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड देता है। क्या देता है बाबू? फेरिक ऑक्साइड देता है, प्लस में SO2 और SO3 प्राप्त होती है। जो फेरस सल्फेट है सर, जब इसको गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड देता है और फेरिक ऑक्साइड का रंग जो होता है हम लोग का हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। और इसके साथ साथ SO2 और SO3 का निर्माण होती है, SO2 SO3 का निर्माण होती है।
लिखा है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके जो हम लोग का वियोजन होता है, वियोजन में देखिए यह एकल अभिकर्मक है, क्या है, अकेले यहाँ पे फेरस सल्फेट है, तो एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद मतलब देता है, और यह हम लोग का वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे गर्म करने पर फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट होते हैं वो क्रिस्टल, फेरस सल्फेट जो होते हैं हम लोग का फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट है वो क्रिस्टल का जो जल को त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग इसका बदल जाती है, और ये क्रिस्टल का रंग जो पहले से जो रंग होगा रंग बदल के हरा हो जाता है। और इस उपरांत फेरिक ऑक्साइड हम लोग को प्राप्त होती है, Fe2O3 प्राप्त होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड का मतलब प्राप्त होती है। फेरिक ऑक्साइड जो होता है एक प्रकार का हम लोग ना ये सॉलिड है, देखिए कोष्ट में एक एस लिखा है, जबकि SO2 और SO3 जो होता है हम लोग का अम्लीय प्रकृति का गैस होता है। SO2 और SO3 दोनों के दोनों जो है अम्लीय प्रकृति का क्या होता है, गैस होता है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उष्मा देने पर इसका भी हम लोग को क्या होता है, वियोजन होता है, और यहाँ से वियोजन के बाद यहाँ पे कली चूना CaO और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्राप्त होती है। कली चूना CaO को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ना यह गलत लिखा है सर, कैल्शियम ऑक्साइड को ना हम लोग क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। भाई मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अगला बात है कि जैसे लेड नाइट्रेट है, यहाँ पे एकल अभिकर्मक है, और जब इसको ताप के साथ गर्म किया जाता है, ताप के साथ गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये हम लोग को क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया से हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे एकल अभिकर्मक, ठीक ना, एकल अभिकर्मक ताप की उपस्थिति में चाहे उष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर के एक से अधिक उत्पाद देता है, एक से अधिक उत्पाद देता है, उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अगला 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 है यहाँ पे, अगला यहाँ पे देखिए बातें हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर प्लस में क्लोरीन दे रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिखा है कि सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है धूसर रंग के हो जाता है। देखिए साफ साफ लिखा है, एग्जाम में पूछ लेगा कि सिल्वर जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसे रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है, अपना रंग खो लेता है। उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ सिल्वर प्लस में ब्रोमीन देता है, क्या कहता है, सिल्वर प्लस में ब्रोमीन देता है। और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो सिल्वर होती है, सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट होती है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में करते हैं। सिल्वर का प्रयोग फोटोग्राफी में क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए जिस दर्पण के पीछे सिल्वर कैसे लेप लेप चढ़ाया जाता है, तो जैसे ही प्रकाश इस दर्पण पे जाएगा तो पूरी की पूरी प्रकाश को ना परिवर्तन कर देता है, इसीलिए दर्पण के परिवर्तक सतह के रूप में सिल्वर का लेप चढ़ाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का लेप AgNO3 का लेप चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, AgNO3 का लेप चढ़ाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का ना लेप चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, लेप चढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगले स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पे हम लोग को, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे NCERT के क्वेश्चन भी रखा है यहाँ पे, ठीक ना, और यहाँ पे प्रयोग के बारे में समझा रहा है बातें। लिखा है कि किसी पदार्थ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग, किस पदार्थ के X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का भी प्रयोग करता है सफेदी करने में, प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग होता है दीवार को सफेदी करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक ना, या कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पदार्थ X का नाम पूछा है कि किस पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम लिख सकते हैं। और इसके जल के साथ अभिक्रिया, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हम लोग को CaOH का होल 2 यानी कि बनाएगा, यानी कि बुझा हुआ चूना बनाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला हम लोग का जो NCERT में क्वेश्चन है वो है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन अभिक्रिया, क्या होता है, और नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में समझाया गया है यहाँ पे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। चलिए अब आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए लोहे की कील, लोहे का कील न कील, लोहे की कील का रंग
भूरा क्यों हो जाता है? जब कॉपर सल्फेट के विलयन विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ जाता है? ये बातें हम लोग को समझा रहा है। जो कॉपर जो होता है, देखिए अगर बात करें यहाँ पे, जो हम लोग का आयरन होता है ये हरे रंग का होता है, और जब कॉपर जो होते हैं, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये नीले रंग का होता है। और जैसे ही कॉपर जो होता है ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण जब यहाँ से विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को विस्थापित करके बाहर करेगा, तो कॉपर पे ना भूरे रंग का ओछेप जमा हो जाती है। क्या होती है? भूरे रंग का ओछेप जमा हो जाती है। देखिए इस अभिक्रिया में लोहा दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन विलयन से विस्थापित विस्थापित यानी कि कॉपर को विस्थापित करके हटा देता है, और इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ आयरन ना यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को विस्थापित करके यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लेता है, और आयरन सल्फेट बना लेता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो रंग होती है सर, वो कैसा होता है? नीला होता है, और यहाँ पे आयरन का रंग जो होता है हरा होता है। जैसे ही एक नीले रंग वाले तत्व को विस्थापित कर रहा है तो खुद का रंग जो भूरा भूरा प्राप्त कर लेता है, यानी कि हम लोग को खुद का रंग जो है ना, या हम लोग का भूरा प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग का कहते हैं बाबू, इस प्रकार के जो अभिक्रिया होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक जो है ना कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना रहा है, प्लस में कॉपर को बाहर निकाल रहा है। लेड भी जो है कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करके यहाँ लेड क्लोराइड बना रहा है, प्लस में कॉपर को विस्थापित करके बाहर कर रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए लिखा भी है कि यहाँ पे जिंक है, लेड है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्या है? क्रियाशील होते हैं, इसीलिए यहाँ पे विस्थापित करते हैं, और इसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एकल, ठीक है ना? यहाँ पे कह सकते हैं इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं, या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समझाया द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत बात करें हम लोग, ठीक है ना? द्विविस्थापन अभिक्रिया, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया की भी बात है। देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है ना, जिस रासायनिक मतलब कोई ऐसा रासायनिक, अवक्षेप के मतलब क्या होता है? अवक्षेप का मतलब होता है गड्ढा गोल, एक दही के जैसा गड्ढा गोल, उसे अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कहीं कि कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है? तो ये खुद हमको चेक करना पड़ेगा कि अवक्षेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना? रासायनिक समीकरण हम लोग को बताता नहीं है, क्योंकि रासायनिक समीकरण का ये सब क्या है? दोष है। रासायनिक समीकरण का दोष है कि रासायनिक समीकरण हम लोग को मतलब ये बात नहीं बताता है कि कब अवक्षेप का निर्माण होगा, कब गैस का निर्माण होगा, कब ठोस बनेगा, कब द्रव बनेगा, कितना ताप पर अभिक्रिया होगा, उत्प्रेरक उपस्थिति में होगा। तो ये सब अभिक्रिया हम लोग को नहीं बताता, बल्कि उस रासायनिक समीकरण का दोष है। क्या है? दोष है। तो अवक्षेप के मतलब ये होता है कि गाढ़ा घोल। अवक्षेप जल में क्या होता है? जल के अंतर्गत अवक्षेप ना अविलय होता है। तो अवक्षेप यहाँ पे लिखा है कि अविलय पदार्थ को ही अवक्षेप कहते हैं। जल के अंदर जो अविलय पदार्थ होता है अवक्षेप कहते हैं, और अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे द्विविस्थापन है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए देखिए यहाँ पे समीकरण लिया गया है। एक है सोडियम सल्फेट, एक है बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो अपने आयन को विनिमय कर लेते हैं। ये बन जाता है बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया आयन को। यहाँ पे लिखा है कि बेरियम तथा सल्फेट आयन की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का निर्माण होता है। उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिसमें, ठीक है ना, जिसमें अभिकारकों के बीच में आयन का क्या होता है? आदान प्रदान होती है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप सिंपल लाइन में लिख लीजिएगा कि जब अभिकारक के अणुओं के बीच में, ठीक है ना, अभिकारक के अणुओं के बीच में आयन का क्या होता है? आयन का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से उसे हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा है नेक्स्ट कि कॉपर के चूर्ण की सतह पे कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाना, उसे काला हो जाना, ठीक है ना। काला क्यों बना देता है? क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो जाती है, इसीलिए वो काला बन जाता है। जैसे कॉपर है, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना दे रही है। यहाँ पे कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद यहाँ कॉपर विस्थापित हो रहा है और जल प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, जल प्राप्त होती है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए समझाया गया है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। देखो उपचयन बोले तो हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ऑक्सीकरण के नाम से इसको जानते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। अपचयन बोले तो अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं।
देखिए अगर आपको हम उपचयन समझाए कि जहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो, अपचयन बोले तो जहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो, ठीक है ना। या अपचयन का और भी तरीका होता है जहाँ हाइड्रोजन का, ठीक है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन, अपचयन के मतलब होता है कि जहाँ हाइड्रोजन का संयोग होता है प्लस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ना ग्रहण होता है उसको भी अपचयन कहते हैं। जहाँ हाइड्रोजन का संयोग होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, उसे अपचयन बोलेंगे। और उपचयन का मतलब होता है कि जहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो प्लस में जहाँ इसे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ग्रहण हो रहा है अपचयन में, तो उपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसे उपचयन बोलेंगे। और जहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, उसे अपचयन या अवकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। और जहाँ पे ऑक्सीकरण, ठीक है ना, उपचयन अपचयन साथ साथ होगा उसी को रेडॉक्स विक्रिया बोलेंगे। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग को कॉपर है, ऑक्सीजन से संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो हम लोग को क्या है बताइए, उपचयन है। क्या है, उपचयन है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जबकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन, देखिए यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, कॉपर बाहर निकल रहे हैं, ये हम लोग को अपचयन है। क्या है, अपचयन है। अपचयन कह सकते हैं या इसको अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग अवकरण कहते हैं। अवकरण विक्रिया के नाम से इसको जानते हैं, अवकरण विक्रिया बोलते हैं। और जहाँ पे दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगा उसी को रेडॉक्स विक्रिया बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स विक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए वैसे यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में दिखाया गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन से जहाँ जुड़ रहा है तो उसे उपचयन बोलेंगे या ऑक्सीकरण बोलेंगे। जबकि यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर यहाँ बाहर निकल रहा है, जब बाहर निकल रहा है तो बताइए इसे अपचयन बोलेंगे या अवकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। और जहाँ पे ये दोनों घटना देखने के मिले साथ साथ, उपचयन भी और अपचयन भी, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। देखिए हम लोग उपचयन को कई तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया कि जहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो, ठीक है ना, पहला तरीका हो गया उपचयन का कि जहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो। दूसरा तरीका हो गया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ना त्याग हो, त्याग होगा तो पॉजिटिव। प्लस में तीसरा तरीका हो गया कि जहाँ ओकर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। अब ऑक्सीकरण आप लोग के लिए नया बात है, तो ऑक्सीकरण कहे का मतलब है कि वहाँ पे देखिए उसका ना पॉजिटिव चार्ज, आयन जो होगा बढ़ जाएगा। जैसे पहले से प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है, चाहे जीरो है पहले से, और जीरो पॉजिटिव चार्ज है, बढ़ के प्लस एक हो जाए, चाहे प्लस दो हो जाए, प्लस तीन हो जाए, जब ऑक्सीकरण बढ़ेगा उसका तो वो हम लोग का उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। और जस्ट इसके उल्टा अगर बात करें हम यहाँ पे, ठीक है ना, उल्टा, तो जहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग होगा वो हो जाएगा अपचयन या अवकरण होगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो हो जाएगा हम लोग का अपचयन हो जाएगा। और जहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण मतलब पहले से प्लस मतलब चार है और घट के हमारा जीरो हो जाए तो उसे हम लोग अपचयन कहेंगे। तो अपचयन को भी कई तरीका से परिभाषित कर सकते हैं, जहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, प्लस में ऑक्सीकरण उसका घट रहा हो। उपचयन का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो, प्लस में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो बाबू, त्याग, और प्लस में ऑक्सीकरण उसका बढ़ रहा हो। यहाँ पे ऑक्सीकरण घटेगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण जो होता है उपचयन के अंदर क्या होगा, बढ़ेगा, जीरो से जैसे प्लस चार की ओर, प्लस पाँच की ओर, प्लस छः की ओर जाएगा। और जहाँ पे दोनों घटनाएं साथ साथ देखने के लिए मिलेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन भी लिख के देखा है कि जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया की एग्जांपल है। जैसे यहाँ जिंक बाहर निकल रहे हैं, जिंक बाहर निकल रहा है, प्लस में ऑक्सीजन कार्बन के साथ में जुड़ रहा है, तो यहाँ रेडॉक्स और अभिक्रिया संपन्न हो रहा है। जिंक बाहर निकल रहा है तो अब अवकरण है यानी अपचयन है, ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण है। यहाँ पे आपने दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन के प्रभावों के बारे में देखा है, और यहाँ पे संचारण आ गया, ठीक है ना, संचारण आ गया। संचारण क्या होता है, और संचारण में देखिए लिखा है कि लोहे की बनी वस्तु चमकीली होती है, कुछ समय के पश्चात उन पे, ठीक ना, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जंग का सूत्र क्या होता है, जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O यही क्या होता है, जंग का फॉर्मूला होता है। Fe2O3 इंटू XH2O यही क्या होता है बाबू, जंग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जंग का फॉर्मूला होता है।
और चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली जो परत होती है वो काले रंग की परत चढ़ जाती है। और कोई धातु अपने आसपास की अर्द्रता के संपर्क में आता है तो उस आता है, ठीक ना, आता है तो उसका संक्षारण होना चालू हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। देखिए संक्षारण के मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई धातु है सर, कोई क्या है, मान लो मेटल है, और कोई मेटल जैसे मान लो धातु है, हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपरी सतह पे ना एक परत जम जाता है। क्या होता है, परत जम जाता है। उसको हम लोग जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जैसे मान लो कोई धातु के यहाँ प्लेट ले लिए, ये धातु के प्लेट पे जैसे मान लो इसको ऊपरी एगो ऊपर के सतह पे जैसे एगो यहाँ पे एगो परत जम गया तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग जंग कहेंगे। और जब जंग लगता है तो धातु का, देखिए जंग लगने के बाद ना धातु का हम लोग का घनत्व बढ़ जाता है, प्लस में द्रव्यमान मास बढ़ जाता है। जंग लगता है तो घनत्व भी बढ़ेगा और द्रव्यमान भी बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ जाता है इसीलिए घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे मान लो यह जंग लगने के बाद इसका संक्षारण चालू हो जाएगा, झड़ना चालू करेगा, लोहा का प्लेट झड़ना चालू करेगा। तो झड़ना चालू करेगा तो उसका मास घटेगा, मास घटेगा तो क्या होगा, डेंसिटी घटेगा। और जब झड़ने लगता है तो उसी को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जंग का मतलब होता है कि धातु के सतह पर परत बैठ जाना, परत लग जाना, उसे जंग कहेंगे। जब उसका संक्षारण उसमें झड़ना चालू करेगा, कोरोजन होगा, जब नष्ट होना चालू करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि चांदी के ऊपरी सतह पर काला काला रंग की परत, जबकि तांबे के ऊपरी सतह पर हरी रंग की परत जम जाती है, जबकि लोहा के ऊपरी सतह पर भूरे रंग का परत जम जाता है। कैसा होते हैं, लोहा के ऊपरी सतह पर कैसा परत जमता है, भूरा रंग की परत जम जाती है। यहाँ पर लिखा है भूरे रंग की परत, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लोहा पे भूरे रंग की परत, जबकि चांदी पे ना काली परत, जबकि तांबे के ऊपर हरी रंग की परत क्या होती है, बैठ जाती है। और उसी को क्या कहते हैं बाबू, जंग कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है जंग का, Fe2O3 ये जंग का हम लोग का सूत्र होता है। और जब जंग लगता है, जब जंग लगता है, जंग लगेगा तो हम लोग का डेंसिटी प्लस में मास दोनों के दोनों बढ़ जाते हैं। और जब संक्षारण होता है तो डेंसिटी और मास दोनों के दोनों क्या होते हैं, घट जाते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, घट जाते हैं। जंग लगने पर डेंसिटी मास बढ़ेगा, जबकि संक्षारण होगा, जब नष्ट होना चालू होगा लोहा का प्लेट चाहे कोई धातु का प्लेट तो उसका डेंसिटी मास घट जाता है। अब जंग से बचाने का भी उपाय है, यहाँ पे देखते हैं उपाय लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी नहीं लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर जाननी है। लिखा है संक्षारण के कारण, ठीक ना, ढांचे, पुल के लोहे के रेलिंग, जहाज, धातु, विशेष रूप से लोहे के बनी वस्तु क्षति होने लगती है और ये लोहे का संक्षारण गंभीर रूप से हो जाता है, ठीक ना। इससे बचने का बहुत सारा उपाय भी है, अभी बताते हैं आप लोगों को। एक बात और आपको बताते हैं, एकमात्र धातु जैसे एल्युमिनियम है, इस पर केवल मतलब एक ही बार जंग लगती है, बार बार इस पर जंग नहीं लगता है। जैसे एल्युमिनियम का यह वायर हो गया, तो जब एल्युमिनियम का वायर हो गया तो ऊपर से एक बार इसके ऊपर से ना यहाँ पे जैसे परत बैठ गया, ऊपर से एक बार क्या हो गया, परत बैठ गया, ऊपर से भी एक बार इसे नीचे से भी ऐसे परत बैठ गया। अब बीच में एल्युमिनियम के क्या है, तार है। तो दोबारा यह हवा नमी के संपर्क से न बच जाता है, इसीलिए एल्युमिनियम तो पर दोबारा जंग नहीं लगता है। दोबारा तभी जंग लगेगा जब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। जैसे यहाँ पे साफ करिए, हम साफ करिएंगे तो इतना वाला अस्तर फिर से हवा नमी के संपर्क में आ जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या लग जाएगी, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगी, जंग ऐसे लग जाएगी, फिर से यहाँ पे जंग लग जाएगी। तो एल्युमिनियम के जो तार होते हैं, वायर होते हैं, उस पर ना एक ही बार जंग लगता है, उस पर बार बार जंग नहीं लगती है, ठीक है ना, एक ही बार जंग लगता है। पूछता है कि किस धातु पर केवल एक बार जंग लगता है, एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम जो होता है उस पर केवल एक ही बार जंग लगती है। और जंग से बचने का उपाय क्या होता है, एक है हम लोग का जस्तीकरण। क्या है, जस्तीकरण, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्तीकरण में जिंक का परत चढ़ाते हैं, जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, जस्ता का लेपन किया जाता है। जस्तीकरण में क्या करते हैं, जस्ता का लेपन करते हैं, प्लस में विद्युत लेपन का बात करें जहाँ इलेक्ट्रिक पेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक पेंट किया जाता है, वो विद्युत लेपन हो गया। नेक्स्ट अगला बात हो गया स्नेहक पदार्थ। स्नेहक पदार्थ बोले तो जैसे ग्रेफाइट है आपका, स्नेहक पदार्थ होता है, ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ये सब स्नेहक पदार्थ हैं। या कोई तैलीय पदार्थ भी लगा सकते हैं, स्नेहक पदार्थ के अंतर्गत लगा करके जंग से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है विकृत गंधिता, हम लोग का एनसीईआरटी टॉपिक विकृत गंधिता है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि वसा तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखी जाती है और उसका स्वाद न गंध जैसी आने लगती है। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई तैलीय पदार्थ है ना, कोई तैलीय पदार्थ है, चाहे वसा युक्त पदार्थ है,
जब उसको कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो उसका ना ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है बाबू? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाती है। और ऑक्सीकरण के बाद यहाँ पे कह सकते हैं जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी है एनसीईआरटी में कि उसका ठीक ना उपचयित होने के बाद, उपचयित के मतलब ऑक्सीकरण होता है, तेल वासा न विकृत गंधिता हो जाते हैं, उनका स्वाद गंध में बदल जाते हैं। प्राय तैलीय वासा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का भी मिलाया जाता है पदार्थों के अंदर। जैसे यहाँ पे चिप्स से बनाने वाले थैली में ना ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस को क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। अब मान लो विकृत गंधिता से कोई पदार्थों को बचाना है तो उसमें क्या करेंगे? नाइट्रोजन गैस को, चिप्स उप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। और विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जब तैलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं, तैलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है तो खराब दुर्गंध देता है, या तो कह सकते हैं अपना पीएच वैल्यू प्लस में अपना भौतिक गुण, भौतिक गुण जो भी भौतिक गुण होगा चाहे रासायनिक गुण होगा वो बदल जाते हैं। क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो उसी घटना को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये हम लोग को देखिए एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 का स्लाइड रहा, ठीक है ना। और ज़्यादा मतलब बड़ा क्लास भी नहीं रहा है, छोटा सा ही क्लास रहा है 1 घंटा का। तो आप लोग देखिए यहाँ नीचे फीडबैक प्रदान करिएगा कमेंट करके कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जैसे मान के चलिए लोहा का है, यहाँ लोहा का कील बोले तो यहाँ पे एफी है, ठीक है ना, एफी है। और आयरन एफी है प्लस में कॉपर सल्फेट बोले तो CuSO4 के विलयन में डुबा रहे हैं तो हरा रंग क्यों बदल जाता है? ये हम लोग को हरा रंग का होता है, ये हम लोग को नीला रंग का होता है। जैसे ही इसमें अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर को विस्थापित करेंगे ना, FeSO4 बना लेता है। तो जैसे ही FeSO4 बना लेगा तो ये भूरे रंग का हो जाता है। क्या होता है? भूरे रंग का हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर यही देंगे कि कॉपर लोहा हम लोग का हरा रंग का होता है, कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है। जब इसमें अभिक्रिया करता है तो भूरे रंग के, ठीक ना, आयरन के ऊपर ना भूरे रंग की क्या होती है? ब्राउन कलर का छेप जामा हो जाता है, इसीलिए विलयन का रंग का होती है? बदल जाती है। इसीलिए विलयन का रंग का होती है? बदल जाती है। तो ये हम लोग को आज के मतलब चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी सेशन रही है। बताइए आप लोग को कैसे लगा सेशन। और इसी तरह मतलब अम्ल क्षार सारे के सारे मतलब चैप्टर पढ़ा करके मतलब बहुत जल्द, कितना मतलब कम समय में सारे के सारे चैप्टर पढ़ा करके फिजिक्स का, बायोलॉजी का सब पढ़ा करके आप लोग को इसी चैनल पर यहीं पे आप लोग को भेज देंगे। तो आप लोग इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब प्लस में लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेहनत करिए सर, ठीक है ना, बहुत एक ज़बरदस्त क्लास की मेहनत करिए कि 10th क्लास में आप लोग को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। सारे सब्जेक्ट पे फोकस करिए और ऑल सब्जेक्ट मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।